तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर भारत पर अंग्रेजों के बजाय फ्रांसीसियों का राज होता तो क्या होता? ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो लगभग हकीकत बन ही गया था। आज हम इसी भूली बिसरी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत का भविष्य कुछ और भी हो सकता था। ये सोचकर ही कितना कुछ बदल जाता है ना? मतलब एक पूरी की पूरी वैकल्पिक दुनिया। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। एक वक्त था जब भारत का एक फ्रेंच कॉलोनी बनना एक बहुत बड़ी सच्चाई हो सकती थी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए पता करते हैं। चलिए समय में पीछे चलते हैं 17वीं सदी के भारत में। उस वक्त मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और अंग्रेज व्यापारी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है एक नए और बहुत ही महत्वाकांक्षी खिलाड़ी की, फ्रांस। और उनके आने के साथ ही भारत के भविष्य के लिए एक नई जंग का मैदान तैयार होने वाला था। तो बात है 1664 की, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। मकसद बड़ा सीधा सा था, भारत और एशिया के साथ व्यापार करना और खूब मुनाफा कमाना। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये व्यापार करने आई कंपनी एक दिन पूरे भारत पर कब्जा करने का सपना देखने लगेगी। और फिर ठीक 4 साल बाद 1668 में उन्होंने गुजरात के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, मतलब पहला ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। ये बस एक मामूली फैक्ट्री नहीं थी, ये भारत की जमीन पर फ्रेंच महत्वाकांक्षा का बोया गया पहला बीज था। सूरत तो बस एक शुरुआत थी, समझिए ट्रेलर था। देखते ही देखते फ्रांस का झंडा भारत के कई तटीय इलाकों पर लहराने लगा। बंगाल में चंद्रनगर, केरल में माहे, तमिलनाडु में कराईकल। लेकिन इन सब का जो पावर सेंटर था, जो उनका हेडक्वार्टर बना, वो था पौंडीचेरी, उनके भारतीय सपनों की राजधानी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा आदमी जिसने व्यापार से कहीं आगे एक पूरे साम्राज्य का सपना देख डाला। उसका नाम था जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। जब डुप्ले 1742 में गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसकी नज़रें मसालों और कपड़ों पर नहीं थीं। नहीं, उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं, सत्ता पर थीं। उसने भारत में एक फ्रेंच एम्पायर बनाने का सपना देखा। वो समझ गया था कि असली ताकत जहाज़ों के माल में नहीं, बल्कि ज़मीन पर कब्जे में है। अब डुप्ले का प्लान बड़ा कमाल का था और चालाकी से भरा हुआ। वो जानता था कि भारतीय राजा नवाब अक्सर गद्दी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसने इसी का फायदा उठाया। वो किसी एक दावेदार को अपनी सेना और हथियार देकर सपोर्ट करता, और जब वो जीत जाता तो इनाम में उसे जमीन, पैसा और राजनीतिक ताकत मिलती। मतलब फूट डालो और राज करो का परफेक्ट फॉर्मूला। लेकिन डुप्ले के इस बड़े सपने के रास्ते में एक और यूरोपियन ताकत पहले से ही मौजूद थी, अंग्रेज। अब भारत एक ही था और दावेदार दो। दोनों ही यहां अपना दबदबा चाहते थे, और इसी टकराव ने जन्म दिया कर्नाटक युद्धों को। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने हमेशा के लिए भारत का भविष्य तय कर दिया। ये मुकाबला एकदम क्लासिक था। एक तरफ जमीन की ताकत तो दूसरी तरफ समुद्र की। फ्रांसीसियों के पास डुप्ले जैसा शानदार दिमाग और एक मजबूत सेना थी, तो वहीं अंग्रेजों के पास थी एक ऐसी नेवी जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। एक का सपना था साम्राज्य बनाना, दूसरे का मकसद था पैसा कमाना, और इस खेल में विजेता सिर्फ एक ही हो सकता था। ये पूरी लड़ाई 3 दौर तक चली। पहले दौर में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया। दूसरे दौर में डुप्ले की चालों ने उन्हें बढ़त तो दिलाई, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्त वापसी की। और तीसरा और आखिरी दौर, वो निर्णायक था, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लड़ी जा रही थी। और तभी फ्रांसीसी सरकार ने एक ऐसी गलती कर दी जो आत्मघाती साबित हुई। उन्होंने 1754 में लड़ाई के बीच में ही अपने सबसे काबिल खिलाड़ी डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। सोचिए, ये तो ऐसा था जैसे शतरंज के खेल से अपने वजीर को ही हटा लेना। इस एक फैसले ने फ्रांसीसियों की किस्मत पर ताला लगा दिया। अब डुप्ले के बिना फ्रांसीसी सेना एक ऐसे जहाज की तरह थी जिसका कोई कप्तान न हो। वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गए थे। और फिर वो दिन आया, वो एक लड़ाई जिसने फ्रांसीसी सपने को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। वो साल था 1760 और वो जगह थी वॉन्डिवॉश। यहीं पर वॉन्डिवॉश की लड़ाई में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना चकनाचूर हो गया।
सर आयर कूट की अगुवाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक युग का अंत था। तो फ्रांसीसी हारे क्यों? वजहें कई थीं। सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों की नौसेना, जो उन्हें लगातार रसद और सैनिक पहुंचा रही थी। फ्रांसीसियों को पेरिस से उतनी मदद नहीं मिली जितनी जरूरत थी, और सबसे बढ़कर उनके पास अब डुप्ले जैसा कोई लीडर नहीं था। वांडीवाश में साम्राज्य बनाने का सपना तो टूट गया, लेकिन भारत में फ्रांसीसी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी और धीमी विदाई की बस शुरुआत थी। 1763 की पेरिस संधि ने फ्रांसीसियों से उनकी सारी राजनीतिक ताकत छीन ली और उन्हें सिर्फ व्यापारी बनाकर रख दिया। वो पौंडीचेरी जैसी कुछ बस्तियों में तो बने रहे, लेकिन उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। और आखिरकार भारत की आज़ादी के सालों बाद 1962 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी भारतीय विरासत को अलविदा कह दिया। तो आज उस बड़े से फ्रेंच सपने का क्या बचा है? उसकी विरासत आज भी पौंडीचेरी की खूबसूरत गलियों में जिंदा है, जहां फ्रेंच आर्किटेक्चर और तमिल कल्चर एक साथ सांस लेते हैं। कुछ सुंदर इमारतें हैं, कुछ फ्रेंच नाम और एक क्या होता अगर की दिलचस्प कहानी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कितनी आसानी से कोई दूसरा मोड़ भी ले सकता था। सोचने वाली बात है ना?